नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जून 2023 और आज आपका जो है फेज 11 का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी। तो जिनको भी एग्जाम देना है सभी बातों को अच्छे से सुने। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों के लिए लागू होता है। देखिए अब ऐसे जो आर्टिकल हैं ये एक से अधिक आर्टिकल हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। आर्टिकल 29 और 30 जो अल्पसंख्यक हित से हैं, यानी जो यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट हैं उन पे लागू होता है, तो ये सिर्फ भारतीय के लिए है। इसके अलावा आर्टिकल 15 भी सिर्फ भारतीय के लिए फॉलो करना है, जो जाति धर्म लिंग के आधार पर जो है भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 16 अवसरों के मामला में समानता, ये भी जो है सिर्फ भारतीय पे लागू होता है। और आर्टिकल 19 ये भी प्रेस की स्वतंत्रता जो है, इसमें बहुत सारे चीज़ दिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार, बैठक करने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो ये सब भी भारतीयों के लिए के ऊपर ही अप्लाई होती है। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो इनमें से कोई भी एक भी आपका आर्टिकल ऑप्शन में दिया होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं जो मौखिक रूप से बताया यही चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है अफसरों की समानता है। 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। 18 जो है ये उपाधियों का अंत है। ये सभी फंडामेंटल राइट के थ्रू वाला जो है आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत है। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में एज अ विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट में चलूंगा क्योंकि मैं थोड़ा जो है काम में हूँ, है ना। इसके अलावा सुधा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो सुधा सिंह का संबंध जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर है ये, और ये एथलीट के कैडर में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो एथलीट वाला रहेगा वो राइट आंसर हो जाता। इसी प्रकार से कोनेरू हम्पी पूछा जाता है जो शतरंज से संबंधित है। भक्ति कुलकर्णी शतरंज से संबंधित है। 2023 वाला जो 2022 वाला जो अर्जुन पुरस्कार है ये शतरंज में भक्ति कुलकर्णी को आर प्रागनंदा को दिया गया है। दीपिका कुमारी निशानेबाजी से संबंधित है। मीराबाई चानू को सभी जानते हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है और अभी अभी जो है गोल्ड जीता है भारत के लिए विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला वाला में जो दिल्ली के अंदर हुआ 2023 में। कर्नो मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलन से संबंधित है जो 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक जीती थी महिला में, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा गया है, तो भैया थॉमस कप की शुरुआत मैंने बता रखा है, थॉमस कप की विजेता के साथ ही साथ बता दिया था, है ना। तो थॉमस कप की शुरुआत जो है ये 1948 ईस्वी में होती है और प्रथम बार जो प्रतियोगिता है ये 1949 में कंडक्ट कराया जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 1948 से 1949 जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, उसमें सिर्फ मेल ही भाग लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि भाई जो भांगड़ा है उसमें खाली पुरुष ही डांस करते हैं जो पंजाब का है, उसी प्रकार से जो थॉमस कप है बैडमिंटन का खेल उसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं। थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित है, बता दिया। थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है, तो ये भारत है। काफी इंपोर्टेंट है, भारत है। मैंने ये भी बताया था कि भारत जो है ये पहली बार कारनामा किए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो भारत पहली बार जीते हैं, किसे हराकर, इंडोनेशिया को हराकर, क्या, थॉमस कप बैडमिंटन का प्रतियोगिता। उबेर कप की शुरुआत जो इसी प्रकार का है लेकिन ये महिला से संबंधित होती है। उबेर कप की शुरुआत 1956 में होती है जो महिला बैडमिंटन से संबंधित है ना। इसके अलावा उबेर कप 2022 के विजेता कौन है, तो दक्षिण कोरिया है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। इसके अलावा सुद्रीमन कप एक होता है, जो सुद्रीमन कप जो इस बार जीता है आपका कौन, चीन जीता है। तो इसे भी ध्यान रखना है सुद्रीमन कप को, ठीक है। चीन सबसे अधिक बार सुद्रीमन कप जीता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो भाई भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। मैंने जनगणना के बारे में A to Z फैक्ट आपको समझा दिया है, फिर से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। फर्टिलिटी रेट बताया है 2.2 है। लिटरेसी रेट बताया है आपको 74.04 है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 943 है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व 382 है। ये सभी के सभी आपको मैं बता रखा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आगे काम आपका हो जाता है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है 82.14 है। आने वाले शिफ्ट में अगर महिला साक्षरता दर पूछा जाता है तो 65.46 या फिर 40 के करीब जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जनगणना का वही सीट है जो मैं सदियों से आपको दिखाते आ रहा हूँ। यही सीट आप यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेसी रेट थोड़ा कम लिखा है, यहाँ पे 74.04 है ओरिजिनल वाला। ये थोड़ा लो हैंड का किताब है इसीलिए मैं लिख के ही बताता हूँ हमेशा, लेकिन सेक्स रेशियो बराबर है 943 और जनसंख्या घनत्व 382। और जब दशकीय वृद्धि की बात करेगा डेकेडिकल ग्रोथ तो 17.64% जो है इंडिया का डेकेडिकल ग्रोथ है। इसके अलावा किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, किस राज्य में कम है, किसकी पॉपुलेशन
मतलब जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, ये सब मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, सबसे कम सिक्किम, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, तो सिक्किम तीनों मामले में सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरल, सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मैंने एक दिबांग घाटी बताया है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है? देखिए अमरकंटक से काफी सारी नदी निकलती है, जिसमें तीन प्रमुख है, नर्मदा, सोन, जोहिला। देखिए मैंने नर्मदा और सोन तो पहले भी बता रखा है, लेकिन जोहिला नहीं बताया था, है ना, तो आज इन्हें भी समझ लीजिए। नर्मदा और सोन जो है ये काफी पॉपुलर नदी है मध्य प्रदेश से निकलने वालियों में से, है ना। अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी किस पर्वत श्रेणी का चोटी है? तो आपको बताना है भाई मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी का। किसके हैं? मैकाल पर्वत श्रेणी के चोटी होते हैं अमरकंटक। यहाँ से तीन नदी निकलती है वस्तुतः, नर्मदा, सोन और जोहिला, जिसमें नर्मदा जो है आपके उल्टा दिशा में बहना स्टार्ट कर देता है, यानी पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट फॉलो होती है आपका नर्मदा। साथ ही साथ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। मैं डेल्टा जब भी बोलता हूँ त्रिभुजाकार बनाता हूँ, इसका मतलब डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ओमकारेश्वर परियोजना का नाम आपने सुना होगा, ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ ही साथ नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में आके गिर जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, उल्टा दिशा में बहती है, तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सोन नदी है ना, ये गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सेकंड सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है गंगा की, उसमें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा की काफी सारी सहायक नदी मैंने बताया है, रामगंगा, सोन, महानंदा, सरयू, गोमती क्या बोलते हैं इसको, ये जो निकलता है बिहार में कोसी, है ना, तो ये सब ध्यान रखना है आपका। ये गंगा की सहायक नदी है। निरंजना भी हो जाएगा, अजय भी हो जाएगा, ये सब गंगा की सहायक नदी है ना। जिसमें महानंदा को मैंने बताया है कि इंडिया के अंदर ये गंगा की आखिरी सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा पहला जो सहायक नदी है इंडिया में, ये राम गंगा है, गंगा नदी का। गंगा नदी फिर से पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, एक को हम हुगली कहते हैं और एक को हम पद्मा कहते हैं, जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाता है और अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। देखिए मैंने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का कोड बता दिया है, समगोकका। इसका मतलब होता है स्वर्ण रेखा, मौ से महानदी, गो से गोदावरी, कौ से कृष्णा और का से कावेरी। इसके अलावा गंगा भी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका गोदावरी। इसकी उद्गम कहाँ से होती है? नासिक से, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे बड़ी नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी उद्गम जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होती है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तभी काम होगा। इसके अलावा ओलंपिक खेल में टेनिस में पदक जीतने वाले भारतीय थर्ड कौन है? मतलब दो पहले जीत चुके हैं, थर्ड भारतीय कौन बने जो ओलंपिक में टेनिस खेल के अंदर पदक जीता? तो ये आपका सुमित है। आपको सुमित जो है ऑप्शन में दिया गया होगा, तो सुमित राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस में ओलंपिक खेल में प्रथम पदक जो जीतने वाला भारतीय, ये आपका लिएंडर पेस है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लिएंडर पेस आने वाले शिफ्ट के लिए मेरे तरफ से जो है एक आशीर्वाद रख लीजिए, ये जरूर आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाला प्रथम व्यक्ति अभिनव बिंद्रा, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाली में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत रजत जो है राजवर्धन सिंह राठौर जीते थे, इन्हें भी बात ध्यान रखना है। ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक जो जीतने का कारनामा किया था, ये केडी यादव किया था, जिन्होंने कांस्य पदक जीते थे। क्या कांस्य पदक? कब? 1952 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओलंपिक में प्रथम महिला पदक कौन जीती? कर्णो मल्लेश्वरी। कहां पर? 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक में भारत भाग ले रहा है 1900 के पेरिस ओलंपिक से, और आगामी जो 2024 में ओलंपिक होगी ग्रीष्मकालीन, ये भी आपका पेरिस में ही होगी। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से एथेंस ग्रीक से हुआ था, ठीक है। मैं जैसा कि बताया दोस्तों, आज मैं थोड़ा फास्ट में हूं, इसीलिए मैं सब कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन मटेरियल आपको उतना ही दूंगा जितना मैं देते आया हूं। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, कि भाई पारिस्थितिक तंत्र कब संतुलन रहेगा? जब हम आप जो है इसे संतुलन रहने देंगे, जब नेचर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब मृदा अपरदन को कम करके, है ना। इसके अलावा जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कमी लाके, CFC की प्रोड्यूस कम करके, या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में कम करके, या फिर जो हम तापीय ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं उसके मामले में कम करके, तो ये सब जो है आपका पर्यावरण को संतुलन रखने में मदद करती है। यानी जितनी मानवीय सुख सुविधा खोजेंगे उतना पर्यावरण गंदा हो रही है किसी न किसी रूप में। हम एसी का हवा लेते हैं, लेकिन उससे निकलने वाला जो रसायन है ये हमारे पर्यावरण के लिए काफी जो है घातक है। मौसम का अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भैया सब दिन बताते हैं, बैरोमीटर ऑप्शन में है, तो बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौसम विज्ञान के अध्ययन को मीटेरियोलॉजी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी मेरे तरफ से रख लीजिएगा जेब के अंदर, ठीक है, आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक गिर जाता है तो तूफान और वर्षा का संकेत होता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संकेत है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
दिल्ली सल्तनत दिल्ली, अच्छा वायुमंडलीय दाब का मात्रक भी पूछा जाता है आपसे, तो बार होता है, इसे भी याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है ना, ये बार होता है। दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना का बंदोबस्त किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर ये कोई पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य संगठन किसने किया था, तो भाई इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले जो है अस्थायी सेना रखने का काम स्टार्ट कर दिया था, है ना, पगार भी देते थे टाइम से। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी यानी सेकंड सिकंदर कहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी हजार खंबा महल सीरी का किला जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे सिलेक्ट किया था, तो अपने गुलाम या फिर जो कहिए हजार दिनारी कहिए मलिक काफुर को, है ना, मलिक काफुर नाम है इसका। ये बेसिकली एक ट्रांसजेंडर था, मतलब गे कह सकते हैं इसको, तो इन्हें जो है इन्हीं को जो है सेलेक्ट किया था, है ना। ये हजार दिनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हजार दिनार में खरीदा गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये भी अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मैंने कल ही वीडियो पढ़ाया है कि भाई भारत के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है ये आपका दादा भाई नौरोजी लगाए थे, और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक पद्धति से अनुमान जो है BVR राव लगाए थे। वहीं पर मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में सभी जो है व्यक्त मतलब इसकी विशेषता बता दिए थे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी देश के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धन का अपवहन सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है, कि ये इन्होंने बताने का काम किया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से धन को लूट के ले जा रहे हैं। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये भी आपका दादा भाई नौरोजी ही थे। इसके अलावा आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसी प्रकार से आने वाले दिन में कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, तो आपको आंसर देना है दादा भाई नौरोजी। ये मेरे माइंड की उपज है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह सकते हैं, जैसे आज अमित शाह हैं। इसके अलावा लौह महिला कौन है, तो भाई इंदिरा गांधी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इन्हीं का प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पे है, गुजरात के केवड़िया या एकता नगर में, जो 182 मीटर हाइट की सबसे ऊंची प्रतिमा है इस समय दुनिया में। इसके अलावा आत्मचिंतन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, तो इसका होता है भैया इंट्रोसेप्शन। क्या होता है इंट्रोसेप्शन, मतलब आत्मचिंतन, गहन मुद्रा में कोई सोच विचार करना, इसे इंट्रोसेप्शन कहा जाता है या आत्मचिंतन कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में कौन सा नृत्य होती है, तो भैया ये ओडिसी नृत्य होती है, ये भी कोई पूछने की बात है ना। जगन्नाथ रथ यात्रा कितने दिन तक चलती है, मैंने कल ही बताया है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये आपका चलता है भैया 11 दिन तक। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मतलब कहाँ, उड़ीसा के अंदर एक आपका जगन्नाथ रथ यात्रा हो गया, एक आपका माफ कीजिएगा धनु यात्रा जो है ये चलता है 11 दिन, तो माफ कीजिएगा सॉरी 11 दिन धनु यात्रा चलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक अलग है, जो जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है। एक धनु यात्रा होता है जिसे दुनिया का ओपन थिएटर कहा जाता है, ये 11 दिन तक चलती है, ठीक है। इसके अलावा एक खाली मैंने यात्रा बताया है जो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और मैंने एक मेदराम यात्रा बताया है जो तेलंगाना से संबंधित है, जो 4 दिन तक चलती है। तो ये सभी यात्रा वाला 4 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ओडिसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ये सभी जानते हैं। इनके कुछ प्रमुख कैरेक्टर जैसे गुरु केलुचरण महापात्र, एक बच्चे बोल रहे गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य से है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछा गया होगा तो ओडिसी हो जाएगा। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, सुजाता महापात्रा, ये सभी के सभी जो है ओडिसी के प्रमुख कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ रहा है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, मैंने बताया है भाई। AED जो है ये सब वसा घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन जो है, मैंने आपको विटामिन के बारे में पहले ही सब बता रखा है कि विटामिन क्या क्या होती है भाई। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और जो वसा में घुलनशील है AED है, ठीक है। देखिए मैंने ये भी बता रखा है विटामिन बी में जो है 8 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी जो है एक विटामिन तो है नहीं, ये विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 विटामिन आते हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12 इस प्रकार से, ठीक है। अन्य विटामिन वसा में घुलनशील है, जो कौन कौन से AED के जो मैंने अभी लिख के बताया। इसके अलावा शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा की आपकी प्राप्ति होती है पर कैलोरी के हिसाब से, तो वो वसा देता है, यानी फैट जो है सबसे अधिक वसा प्रोड्यूस करता है 9.2 कैलोरी, है ना। इसके बाद हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट है जो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है मतलब पर ग्राम। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कैलोरी के हिसाब से, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा की कैलोरी होता है भैया, और ऊर्जा की मात्रा अगर ताप में बात करेंगे तो जूल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन है इसके कौन से कमी से क्या बीमारी होती है मैं बता रखा हूँ। विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, विटामिन के कमी से रक्त के थक्का नहीं जमना। ये सब जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं जरूर आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये आपका इल्तुतमिश है। मैंने आपको कितने ऐसे क्वेश्चन बताया है जिसमें वास्तविक लगा के आपको जो है रिलेट किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान जो है प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अगर यहीं पे इम्फेसाइज कर दिया जाए वास्तविक लगा के तो फिर PM आंसर देना है। उसी प्रकार से किसी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो गवर्नर होता है, लेकिन इसे भी इम्फेसाइज करके जोड़ दिया जाए कि भाई वास्तविक प्रधान कौन होता है राष्ट्र के अंदर, तो CM आंसर देना है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि भाई
गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम मारना। ये वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं गिना दूंगा, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम मार देना, वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के। इसके अलावा मैंने आपको बताया भाई जैन धर्म के संस्थापक जो हैं ये ऋषभ देव हैं। कौन है? ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर जिसे कहते हैं। लेकिन अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो भगवान महावीर मारना है। तो ठीक है, तो ये कुल्लू जो है हमारे एक्सपीरियंस के साथ आपको एग्जाम में भी देखने को मिलती है, ये जरूर ध्यान रखें, नहीं तो बच्चे सीधे सीधे रट लेते हैं और आगे का बात सोचते नहीं, तो एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है आराम शाह के बाद जो है गद्दी पे बैठा था, क्योंकि सल्तनत पे जो शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किए थे। गुलाम वंश को जो है ममलूक वंश भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 5 वंश शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। मैंने इसे कोड भी बताया याद रखने के लिए, गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। जिसमें जो तुगलक है वो सबसे अधिक दिन तक शासन किया है। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, और फिरोज तुगलक जो है ये सबसे अधिक नहर निर्माण करवाया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए जो इल्तुतमिश है इससे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जो टका जो चलाए थे और जीतल चलाए थे, तो कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश। जिसमें टका जो है ये चांदी के बने हुए थे और जीतल जो है ये कॉपर के बने हुए थे। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? ये आपसे पूछ लिया भैया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है ये इल्तुतमिश नहीं बनाया था, 1231 ईस्वी में। तो आज दिल्ली सल्तनत से ओवरऑल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य शायद पूछा गया है, ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि पूछा ही गया है, लेकिन मुझे जैसा बच्चे ने बताया कि मौलिक कर्तव्य से भी पूछा गया। जैसे कि एक आर्टिकल आपसे मैं शुरुआती में ही डिस्कस कर लिया कि भाई ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन से आर्टिकल केवल भारतीयों पर अप्लाई होती है, तो मैंने आर्टिकल बता दिया 29, 30, 15, 16 और आपका 19, है ना। उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य अगर पूछा गया हो तो सब दिन बताते हैं आर्टिकल 51 के ए में है। इसके बैकग्राउंड की जो डाटा है 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के भाग 4 के ए में रखा गया था, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया था और रूस के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में कितने हैं भैया? वर्तमान में 11 है, वहीं के वहीं रखा गया है भाग 4 के ए में, और आर्टिकल 51 के ए के 11वां पार्ट में एक और ऐड किया गया। जो लास्ट में ऐड किया गया वो क्या है? शिक्षा से संबंधित है। कब ऐड किया गया भाई? 2002 में ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल 51 के ए में जो है 11 अलग अलग ढांचे हैं, जिसमें 11 अलग अलग विषय को रखा गया है, जिसके आपको मैंने पीडीएफ भी दे दिया और कुछ नमूना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आर्टिकल 51 के ए में क्या है? संविधान का पालन करना, आदर्शों और संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है। इसके अलावा 2 में है आर्टिकल 51 ए के बी में भारतीय स्वतंत्रता और संग्राम को प्रेरित जो हमें किया है उस आदर्शों का पालन करना। 51 के सी में है अखंडता, संप्रभुता, इन सबको जो है संयोज्य रखना। इसी प्रकार से जो है 11 है, आपको देख लेना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा राइट आंसर हो जाएगा। गाजर भी होता है, कीवी भी होता है, शकरकंद, आम और कोहरा। इसके अलावा केला भी होता है विटामिन ए का, और गोल्डन राइस भी मैंने बताया भाई। गोल्डन राइस भी जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है जो आँख के लिए अच्छा होता है, तो ये भी मैंने बताया है। इसके अलावा विटामिन के बारे में अभी भी काफ़ी डिस्कशन कर ही लिया, तो सीधे आगे निकले। चलिए जो लिखा है फिर से थोड़ा देख लेता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके कमी से आँख की बीमारी होती है। आँख की बीमारी कौन कौन सा होती है ये भी जानना जरूरी है। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, क्योंकि मोतियाबिंद रतौंधी सबको पता है, ठीक है। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा भी आँख की बीमारी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन B1 की कमी के कारण थायमीन रासायनिक नाम है। कमी के कारण कौन सा बीमारी? तो बेरी होता है, बताया। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से हड्डी का रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से जनन क्षमता की बीमारी होती है। विटामिन की को फिलोक्विनोन कहते हैं, इसकी कमी से जो है आपका क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। एक हीमोफीलिया बीमारी होती है, उसमें जो है रक्त की थक्का नहीं जमती। अगर रक्त की थक्का नहीं जमती है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो भाई सेकंड स्थान है। सब दिन बताते हैं चाइना जो है ये बहुत सारे मामले में पहले स्थान पे, सिर्फ बीमारी फैलाने में ही नहीं है। चाइना जो है ये चावल हो गया और गेहूँ हो गया, ये खाद्यान्न में 2 चीज़ इनके टॉप पे हैं। इन्होंने पहला स्थान रखा है, दूसरा स्थान भारत का ही है इन दोनों में, ठीक है। चावल गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान चीन पे, दूसरा भारत का है। भारत में सबसे अधिक चावल की ही उत्पादन होती है खाद्यान्न में, जो खाने की वस्तु है उसमें सबसे अधिक चावल की ही उत्पादन होती है भारत में, यानी भारत का मुख्य फसल चावल है, ठीक है। इसके अलावा मोटा अनाज के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पे है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले शिफ्ट में, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप जो है पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो कंटेंट है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट का ये जो चक्र है, ये उनको भी काम आए, और कहीं ना कहीं आपके सफलता में मेरा भी योगदान 1% भी हुआ तो मुझे अपने आप में गर्व फील होता है कि मैंने कि आपकी काम आए। मतलब ये जो शरीर कोई काम का तो है नहीं, है ना, तो कुछ ना कुछ रूप में मदद, मैं किसी न किसी रूप में आपकी काम आ रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये अधिक आदमी तक जो है पहुँच जाए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।